Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do chapter number 18 class BA फाइनल ईयर रहेगी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और हेक्सरोलिन। आइए पढ़ते हैं। फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो आधुनिक सिद्धांत है वो हमारे स्वीडिश अर्थशास्त्री हेक्सरोलिन ने 1919 में लिखे एक लेख में जो दिया था। इनका विकास उनके शिष्य बर्टिल ओलिन द्वारा अपने शोध में 1924 में, और फिर उन्होंने अपनी एक पुस्तक दिया इंटरनेशनल एंड इंटर रीजनल ट्रेड, ठीक है, 1933 में किया गया। ठीक है भाई, इसका जो आएगा ये 1933 में विकसित हुआ था। इस सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक सिद्धांत का खंडन नहीं करता है, उसका ये जो है समर्थन करता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार जो है हम ये पढ़ेंगे कि तुलनात्मक लागतों में पाए जाने वाले अंतर के कारण, यानी कि एक जो कंट्री है वो अपना प्रोडक्शन जो है उनके जिन कंपैरेटिव दूसरे कंट्री के कंपैरेटिव में लागत कम आएगी, उसी का जो है मतलब जो व्यापार की बात कह रहा है, उसी का जो प्रोडक्शन जो है उसी वस्तु का करेगा जिसमें उसकी कंपैरेटिव कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार तुलनात्मक लागतों में पाए जाने वाले अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, और इसको हम फैक्टर एंडोमेंट विभिन्नता पाई जाती है इनमें। तो ये इसका जो है मेन मतलब ये है कि जिस कंट्री में जिस साधन में संपन्नता पाई जाती है, तुलनात्मक लागतों में दूसरे कंपैरेटिव कंट्री के अकॉर्डिंग कम लागत आती है, उसी का वो कंट्री उत्पादन करती है। ठीक है, देखो ये तुलनात्मक लागतों में अंतर का मुख्य कारण है साधन संपन्नता की विभिन्नता, और साधन संपन्नता की विभिन्नता कीमतों में अंतर के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। यानी कि जो प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिससे कि उसके उत्पादन में उस साधनों का प्रयोग किया जाता है जो सापेक्ष रूप से सस्ता है और अधिक मात्रा में उपलब्ध है। निर्यात उसी वस्तु का करेगा जो वो कम कीमत पर बना सके। इसमें मेन जो है कंक्लूजन यही निकलेगा आपका, जो कोई भी कंट्री जो है निर्यात उसी वस्तु का करेगी, उसी साधन का करेगी जो आप कंपैरेटिव दूसरी कंट्री के कंपैरेटिव में अपनी कंट्री में सस्ता बना सकते हैं। ठीक है, इसके विरुद्ध उस वस्तु का आयात करेगा जिससे कि उत्पादन में उस साधन का प्रयोग किया जा सकता है और सापेक्ष रूप से महंगा है और कम मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जो अपनी कंट्री में हमें कॉस्टली पड़ता है उसको हम निर्यात नहीं करेंगे, उसका हम आयात करेंगे जो सापेक्ष रूप से हमें महंगा पड़ेगा। और इस सिद्धांत के अनुसार केवल पूर्ति की दशाएं ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। हेक्सरोलिन के सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण कारण है राष्ट्रों के बीच साधन संपन्नता एवं साधनों की कीमतों में पाया जाने वाला सापेक्षिक अंतर। ठीक है, इनकी कीमतों में जो अंतर पाया जाता है उसी के कारण जो है व्यापार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक यही कारण है कि जो उनके बीच साधन संपन्नता एवं साधन कीमतों में पाया जाने वाला सापेक्षिक अंतर है। उसके बाद हम इसके कुछ एजम्पशंस देखते हैं। ये सिद्धांत दो देशों, दो वस्तुएं, दो साधनों से संबंधित है। इसको हम 2x2x2 मॉडल भी कहते हैं। ओके, इसको हम कहेंगे 2x2x2 मॉडल। और दो देश में किसी एक वस्तु के लिए प्रोडक्शन फंक्शन होता है, विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न उत्पादन फलन होते हैं। तो एक देश के अंदर जो है साधन गतिशील होते हैं, गतिशील का मतलब मूवेबल होते हैं, और दो देश के बीच गतिहीन होते हैं। ठीक है, सभी बाजारों में पूर्णतः, ये इसकी एजम्पशंस है, एजम्पशंस मान के चलता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि सभी बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। वस्तुओं के विनिमय में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से व्यापार होता है। ठीक है, विभिन्न देशों की जो है टेस्ट समान मान के चलता है। उत्पादन की जो टेक्निक है समान टेक्निक का उपयोग किया गया है। यातायात की कोई लागत नहीं होती है, और विभिन्न देशों के विभिन्न साधन संपन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि कोई भी कंट्री है वो अपने अकॉर्डिंग किसी न किसी साधन बनाने में कोई न कोई किसी न किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करने में संपन्न होती है। वस्तुओं में उनकी साधन प्रधानता के रूप में फैक्टर इंटेंसिटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसको हम वर्गीकृत कैसे करेंगे, क्लासीफाइड कैसे करेंगे? कैपिटल इंटेंसिव गुड और लेबर इंटेंसिव गुड, यानी कि श्रम प्रधान वस्तुएं और कैपिटल इंटेंसिव गुड यानी कि पूंजी प्रधान वस्तुएं। ठीक है, दो तरह की वस्तुएं डायग्राम करेंगे, उसमें आपको पता लगेगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए भाई। ओलिन के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड की एक विशेष स्थिति है। ओलिन का कथन है कि विभिन्न देशों में साधन संपन्नताएं फैक्टर एंडोमेंट होती हैं। फैक्टर एंडोमेंट वही कह रहा है कि भाई जिस देश के पास श्रम अधिक होता है और किसी के पास पूंजी कम
होती है, किसी के पास श्रम कम होता है। या इसके विपरीत कई स्थानों पर हम पूंजी अधिक होती है और श्रम कम होता है। तो विभिन्न देशों में प्रोडक्शन फंक्शन भिन्न भिन्न होता है। तो आइसोक्वेंट कर्व की बात करता है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। आइसोक्वेंट कर्व देखिए हमारा कैसे होगा, ये तो हम 12th लेवल से पढ़ते आते हैं, इसमें 11th-12th में शुरू हो जाता है प्रोडक्शन। तो ये कह रहा है अंतर क्षेत्रीय व्यापार होने का हमेशा तत्कालीन कारण यह है कि वस्तुएं घर में पैदा की जाने वाली अपेक्षा बाहर के रूप में मुद्रा के रूप में सस्ती खरीदी जा सकती हैं। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण क्या है? इमीडिएट कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑलवेज दैट गुड्स कैन बी बॉट चीपर इन टर्म ऑफ मनी देन दे कैन बी प्रोड्यूस एट होम एंड हेयर इज़ द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, क्योंकि हर वस्तु का प्रोडक्शन हम घर पर नहीं कर सकते हैं, उसको हम बाहर से खरीदते हैं। तो इसके लिए हम जो है इंटरनेशनल व्यापार जो है व्यापार करने का कारण रीज़न जो है ये है। तो फर्स्ट हमारा है एक पॉइंट इसमें, दो देशों में उत्पादन साधनों में संपन्नता में अंतर, डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा विभिन्न देशों के विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए साधनों के विभिन्न अनुपात में अंतर, और इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें हम जो है हेक्सरलोनी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुरंत कारण वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में पाए जाने वाला अंतर है। ओके भाई, और ये कह रहा है कि भाई जो भी दो कंट्री हैं, एक श्रम प्रधान होती है और एक पूंजी प्रधान, यानी कि कैपिटल इंटेंसिव होती है कंट्री और एक लेबर इंटेंसिव होती है। जो हमारा जो इंडिया है उसको ये मानकर चलता है कि हमारे इंडिया श्रम प्रधान देश है, और दूसरी इसने जर्मनी ली है, जर्मनी को एक कैपिटल इंटेंसिव यानी कि पूंजी प्रधान देश मानकर चलता है। और वो अपने अपने अकॉर्डिंग दो वस्तुएं हैं, एक कमीज लेकर चलेंगे घड़ियाँ, और अपने अपने अकॉर्डिंग उनका जो है प्रोडक्शन करती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, प्राइस फैक्टर एंड अबंडेंस ऑन सिक्योरिटी। साधन प्रचुरता दुर्लभता की कीमत मापदंड से अभिप्राय है कि जिस देश में पूंजी सापेक्ष रूप से सस्ती है, कैपिटल इंटेंसिव जो कंट्री है, और दूसरा है कि श्रम सापेक्ष रूप से महंगा है, और उसमें जो है कैपिटल अबंडेंट देश कहा जाएगा, उसे पूंजी संपन्न देश कहा जाएगा, चाहे उस देश की पूंजी की मात्रा सापेक्ष कम ही क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि पूंजी अपेक्षाकृत महंगी है और श्रम सस्ता है तो उसे पूंजी दुर्लभ यानी कि कैपिटल स्केर्स कहा जाएगा। उस देश में पूंजी की मात्रा सापेक्ष रूप से अधिक क्यों न हो और साधन की संपन्नता या दुर्लभता की कसौटी की मात्रा पर नहीं बल्कि साधन की कीमत पर है। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि जिस देश में अगर कैपिटल सस्ता है तो उसे हम पूंजी प्रधान देश कहेंगे, और दूसरा जो कंट्री अगर उसमें हम लेबर सस्ता है तो उसे हम श्रम प्रधान देश कहेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, डायग्राम के थ्रू देखिए। तो पी के जो है धीरे छोटे से छोटे पॉइंट से समझते चलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देखिए, मान लीजिए दो देश हमारे पास, भारत और जर्मनी, इंडिया और जर्मनी। जो जर्मनी देश है वो कैपिटल इंटेंसिव यानी कि पूंजी प्रधान है, और भारत जो है लेबर इंटेंसिव और श्रम प्रधान है। इसलिए जर्मनी में पूंजी की मात्रा और पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत का अनुपात भारत में पूंजी की कीमत और श्रम की कीमत के अनुपात की तुलना में कम है, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है इसलिए। तो पी के अपॉन में एल, पी के मतलब प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, और पी एल यानी कि जो हमारी पूंजी की कीमत है प्राइस ऑफ कैपिटल, और पी एल हमारा जो श्रम की कीमत है लेस देन पी के अपॉन में पी एल इंडिया से लेस देन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जर्मनी एक पूंजी प्रधान देश है और पूंजी अपेक्षाकृत सस्ती है, भारत श्रम प्रधान देश है क्योंकि भारत में श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है, और इन दोनों देशों में वस्तुएं घड़ियां जो पूंजी प्रधान वस्तु हैं, और जो दूसरी वस्तु हमारा कमीज है जो श्रम प्रधान वस्तुएं का उत्पादन करता है, यानी कि इंडिया जो प्रोडक्शन करता है वो कमीज का करता है, और जो हमारा जर्मन